ये तो ज़ाहिर सी बात है कि पिछले कुछ महीनों में आपका लोन का ईएमआई या फिर लोन का टेन्योर बढ़ गया होगा। ये इसलिए हुआ क्योंकि आरबीआई ने रेट्स बढ़ा दिए हैं। इस समय इकोनॉमी में इन्फ्लेशन बढ़ रहा है, तो उसको कंट्रोल में रखने के लिए आरबीआई रेट्स को ऊपर नीचे कर रहा है। और इस बढ़ते रेट का असर सिर्फ आपके लोन से नहीं बल्कि बॉन्ड पे भी होता है। अरे नहीं, जेम्स बॉन्ड नहीं, ये वाला बॉन्ड। जब कंपनीज को फंड्स की ज़रूरत पड़ती है तो या तो वो शेयर्स इशू करती हैं या फिर बैंक से लोन ले सकती हैं। अगर वो कंपनी पब्लिक को शेयर्स इशू करती है तो उसको अपने स्टेक को डाइल्यूट यानी कि कम करना पड़ेगा, और अगर वो कंपनी बैंक से लोन लेती है तो उसको बहुत लंबे प्रोसेस से डील करना पड़ेगा और उसको ज़्यादा इंटरेस्ट रेट भी देना पड़ सकता है। तभी वो कंपनीज हम जैसे लोगों से बॉन्ड्स के जरिए पैसे इकट्ठा करती हैं। बॉन्ड्स एक कंपनी और इन्वेस्टर्स के बीच का एक तरीके से अग्रीमेंट होता है। इन्वेस्टर्स एक फिक्स पीरियड के लिए कंपनी को पैसे देते हैं, जिसपे कंपनी फिक्स रेट ऑफ इंटरेस्ट देने का वादा करती है। उस फिक्स टाइम पीरियड के बाद वो कंपनी इंटरेस्ट के साथ पूरा अमाउंट भी वापस कर देती है। मुझे पता है कि आपको बॉन्ड्स के बारे में जानकारी ढूंढने में परेशानी हो रही होगी, जैसे कि उसका कूपन रेट और ऐसी ही कई चीज़ें, लेकिन इसका एक आसान तरीका है। आईपीओ जारी करते समय कंपनी एक ड्राफ्ट रेड हेरिंग प्रॉस्पेक्टस यानी कि DRHP बनाती है। ऐसे ही कंपनी एक इन्फॉर्मेशन मेमोरेंडम बनाती है जिसमें बॉन्ड्स की सारी डिटेल्स होती हैं। चिंता मत करिए, आपको पूरा डॉक्यूमेंट पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। ऐसी बहुत सारी वेबसाइट्स हैं जो आपको इसके बारे में सारी इन्फॉर्मेशन दे सकती हैं। हम इसके बारे में आगे डिस्कस करेंगे, लेकिन पहले हम ये देखते हैं कि बॉन्ड से जुड़ी ज़रूरी जानकारी को कैसे पढ़ा जाता है। ये बॉन्ड इंडियन रेलवे फाइनेंस कॉरपोरेशन ने इशू किया है। ये एक टैक्स फ्री बॉन्ड है, मतलब कि जो भी इंटरेस्ट आप इस पे कमाओगे उस पे टैक्स नहीं लगेगा। अगला है बॉन्ड की क्रेडिट रेटिंग। क्रिसिल ने इसको AAA रेटिंग दी है, यानी कि इसका डिफॉल्ट रेट बहुत कम है। अब बारी है ज़रूरी इन्फॉर्मेशन की, कूपन रेट। इस बॉन्ड का कूपन रेट है 7.64%। ये वो इंटरेस्ट है जो कंपनी रेगुलर इंटरवल पे देगी। इस पेमेंट की फ्रीक्वेंसी ईयरली होती है, हर 15 अक्टूबर को, जिसको हम कहते हैं कूपन पे आउट डेट। कभी ये साल में 2 बार भी हो सकती है और कभी 3 महीनों में 1 बार यानी कि क्वार्टरली। लेकिन क्या आपको पता है कि रेट ऑफ इंटरेस्ट को कूपन रेट क्यों कहते हैं? नीचे कमेंट करके बताइए। अब आती है मैच्योरिटी डेट। ये वो डेट है जिस पे बॉन्ड इशूअर आपको बॉन्ड का प्रिंसिपल अमाउंट पे करता है, वो दिन जब बॉन्ड रीपे किया जाता है। LTP और कुछ नहीं, NSE और BSE का लास्ट ट्रेडिंग प्राइस होता है। आप इस बॉन्ड को करंट मार्केट प्राइस जो कि 1165 रुपीज़ है उस पर खरीद सकते हैं, लेकिन बात अगर करें न्यू बॉन्ड की, उसका कोई LTP नहीं होता, तो फिर उस बॉन्ड को किस प्राइस पे खरीदा जाता है? हम उसको फेस वैल्यू पे खरीदते हैं। मैं आपको ये एक एग्जाम्पल से समझाती हूँ। एक न्यू बॉन्ड की फेस वैल्यू है 1000 रुपीज़ एट 7% कूपन रेट। ये है इशू प्राइस। आप 1000 रुपीज़ पे करोगे और आपको बॉन्ड मिलेगा। अगर आप बॉन्ड अपने पास रखे रहते हैं तो आपको 70 रुपीज़ रेगुलर इंटरवल्स पे मिलते रहेंगे, तो आपका रिटर्न 7% फिक्स्ड है। लेकिन मान लीजिए NSE पर लिस्टिंग के बाद बॉन्ड का प्राइस बढ़कर 1065 रुपीज़ हो जाता है और आप उसको बेच के 65 रुपीज़ कमाने का सोचते हैं। अब न्यू बायर को ये बॉन्ड 1065 रुपीज़ में मिला, लेकिन उसको अभी भी 70 रुपीज़ इंटरेस्ट ही मिलेगा। तो अब उसकी रिटर्न हुई 70 अपॉन 1065, जो कि 6.57% हुई। इसको कहते हैं यील्ड। यहाँ IRFC बॉन्ड्स के केस में यील्ड है 5.38%। इसको YTM यानी कि यील्ड टू मैच्योरिटी भी कहा जाता है। YTM वो रिटर्न होता है जो आपको तब मिलता है जब आप बॉन्ड को करंट मार्केट प्राइस पे खरीदते हो और उसकी मैच्योरिटी तक उसको अपने पास रखते हो। टू सम अप, कूपन रेट को फेस वैल्यू पे कैलकुलेट किया जाता है और YTM को करंट मार्केट प्राइस पे कैलकुलेट किया जाता है। अभी तक हम गवर्नमेंट बॉन्ड्स की बात कर रहे थे, लेकिन अगर कोई प्राइवेट कंपनी बॉन्ड इशू करती है तो उस केस में क्या होगा? अब उधर आपको चेक करना पड़ेगा कि बॉन्ड सिक्योर्ड है या नहीं। सिक्योर बॉन्ड का मतलब होता है अगर किसी भी सिचुएशन में कंपनी इन्वेस्टर्स को पैसे नहीं दे पाती है तो उसको अपने मॉर्गेज एसेट्स को बेचकर इन्वेस्टर्स को उनके पैसे देने होंगे। आपको ऐसे भी बॉन्ड्स मिलेंगे जो अनसिक्योर्ड होते हैं, जहां डिफॉल्ट के केस में आपके पैसे डूब जाते हैं। ऐसे बॉन्ड्स का कूपन रेट अक्सर
ज़्यादा होता है। ज़्यादा रिस्क ज़्यादा रिटर्न, सिंपल सी बात है। तो जब भी आप बॉन्ड्स में इन्वेस्ट करने के बारे में सोचें तो इन चीज़ों का ध्यान रखें। फेस वैल्यू, कूपन रेट, LTP, सिक्योर्ड और नॉट, YTM। LTP और YTM को छोड़कर बाकी सारे फैक्टर्स बॉन्ड की मैच्योरिटी तक सेम रहते हैं। तो ये डिसाइड करने के लिए कि आपको बॉन्ड खरीदना है या बेचना है, आपको ये समझना ज़रूरी है कि कैसे बॉन्ड का प्राइस ऊपर नीचे होता है। ये बहुत आसान है, आपको इसमें कोई टेक्निकल एनालिसिस नहीं करना पड़ता जो आपको शेयर्स में करना पड़ता है। जनरली बॉन्ड का प्राइस RBI के इंटरेस्ट रेट की वजह से अफेक्ट होता है। चलो एक एग्जांपल से समझते हैं ताकि आप बॉन्ड्स में आसानी से इन्वेस्ट कर पाएं। अब ध्यान से सुनिए, इकोनॉमी में इस समय इन्फ्लेशन है। इन्फ्लेशन उसे कहते हैं जब सप्लाई के मुकाबले डिमांड ज़्यादा होती है और उस वजह से प्राइस बढ़ जाता है। तो उसको मैनेज करने के लिए RBI इंटरेस्ट रेट्स बढ़ा देता है। कौन से इंटरेस्ट रेट्स? द रेपो रेट, वो रेट जिसपे RBI कमर्शियल बैंक्स को पैसे उधार पर देती है। रेपो रेट का फुल फॉर्म होता है रीपर्चेज ऑप्शन रेट। तो अगर इंटरेस्ट रेट बढ़ता है तो जिस रेट पे कमर्शियल बैंक्स को लोन मिलता है वो भी बढ़ जाएगा और उसकी वजह से जिस रेट पर वो हमें यानी कि फाइनल कस्टमर को लोन देते हैं वो भी बढ़ जाएगा। तो जब हम या कोई बिजनेस लोन लेने जाएगा तब उसे हायर इंटरेस्ट रेट देना पड़ेगा और किसी को भी ज़्यादा इंटरेस्ट देना पसंद नहीं होता, तो सभी लोग कम लोन्स लेंगे जिससे कि कंजम्पशन भी कम होगा और अब डिमांड और सप्लाई सेम हो जाएंगे जिससे इन्फ्लेशन कम हो जाएगा। लेकिन इस बात को आप अच्छे से समझ लीजिए कि जब लोन्स का इंटरेस्ट रेट बढ़ेगा तो डिपॉजिट्स पर मिलने वाला इंटरेस्ट रेट भी बढ़ेगा और इससे लोग ज़्यादा मोटिवेट होंगे और उसको सेव करने के लिए बैंक में डिपॉजिट्स करवा लेंगे। अगर RBI इंटरेस्ट रेट को बढ़ाकर 6% कर देता है और आपका बॉन्ड आपको 5% दे रहा है तो आप क्या करोगे? क्या आप बॉन्ड्स में इन्वेस्ट करोगे या बैंक में डिपॉजिट की तरह रखोगे? ऑब्वियस है, आप अपने पैसों को बैंक में जमा करवाओगे। लेकिन क्यों? क्योंकि बैंक का इंटरेस्ट रेट बॉन्ड के कूपन रेट से ज़्यादा है। तो आपकी तरह और भी इन्वेस्टर्स अपने पैसों को बॉन्ड से निकाल लेंगे या उनको बेच देंगे जिससे बॉन्ड्स का प्राइस कम हो जाएगा। लेकिन अगर इंटरेस्ट रेट कूपन रेट से कम होता है तो उस केस में सब लोग बॉन्ड्स खरीदना चाहेंगे और उससे बॉन्ड्स का प्राइस बढ़ जाएगा। अगर आसान भाषा में कहा जाए तो इंटरेस्ट रेट और बॉन्ड्स के प्राइस में इनवर्स रिलेशन होता है। तो पहले से लिस्टेड बॉन्ड को खरीदने का सही समय तब होता है जब RBI रेपो रेट को बढ़ा देता है, क्योंकि उस टाइम बॉन्ड का करंट मार्केट प्राइस गिर जाता है और YTM बढ़ जाता है। आप ये सोच रहे होंगे कि ऐसी तो बहुत कम सिचुएशंस होती होंगी जहां इंटरेस्ट रेट्स कूपन रेट से ज्यादा होता है। आपने बिल्कुल सही सोचा, लेकिन बॉन्ड्स का प्राइस और भी फैक्टर्स की वजह से कम ज्यादा होता है। पहला है इक्विटी मार्केट्स का स्टेटस। अगर मार्केट्स अच्छा परफॉर्म कर रही हैं तो वो बुलिश मार्केट है, सब लोग इक्विटीज में इन्वेस्ट करने के लिए भागते हैं और बॉन्ड्स की मार्केट के प्राइस गिर जाते हैं। इस थ्योरी को हम ग्राफ से समझते हैं। यहाँ हम निफ्टी अर्निंग्स और गवर्नमेंट सिक्योरिटीज यील्ड को कंपेयर कर रहे हैं। निफ्टी अर्निंग्स और GSEC यील्ड के डिफरेंस को यील्ड गैप कहा जाता है। अगर आप ध्यान से देखें, हर बार जब यील्ड गैप 2% पॉइंट से ज्यादा है तब निफ्टी सबसे ऊपर है, लेकिन फिर उसके बाद वो 10% से करेक्ट हो गया। हिस्टोरिकल डेटा ये सजेस्ट करता है कि जब यील्ड स्प्रेड बढ़ता है तब इक्विटी मार्केट ऊपर जाती है क्योंकि निफ्टी बॉन्ड से ज्यादा रिटर्न्स दे रही होती है, और अगर स्प्रेड कम होता है इक्विटीज भी कम हो जाती हैं। जैसे कि मार्च 2020 में इक्विटी और बॉन्ड मार्केट्स के बीच का यील्ड स्प्रेड 1% से भी नीचे चला गया था और मार्केट मार्च में ही 24% से करेक्ट हो गई थी। ये यील्ड स्प्रेड गैप 2014 के नवंबर टू दिसंबर में कम हो गया था और 2015 में निफ्टी का रिटर्न -4% हो गया था। लेकिन ये सिर्फ पिछले कुछ सालों का डेटा का एनालिसिस था और जरूरी नहीं कि ये ट्रेंड फ्यूचर में भी ऐसे ही चले। अब हम देखते हैं कि कैसे बॉन्ड की एज बॉन्ड के प्राइस को अफेक्ट करती है। ये समझना बहुत ज़रूरी है कि बॉन्ड की मैच्योरिटी पर बॉन्ड होल्डर को पूरी फेस वैल्यू पे कर दी जाती है। मतलब कि जैसे जैसे मैच्योरिटी डेट पास आती है तो बॉन्ड का प्राइस उसकी फेस वैल्यू तक आ जाता है। इसको एक चार्ट से समझते हैं। ब्लू लाइन उस बॉन्ड को शो कर रही है जिसका कूपन रेट 5% है, लेकिन वो फेस वैल्यू पर ही ट्रेड कर रहा है। ग्रीन लाइन उस बॉन्ड को रिप्रेजेंट कर रही है जिसका कूपन रेट 10% है एंड जो कि 100 रुपए की फेस वैल्यू के 80% प्रीमियम पे ट्रेड कर रहा है। नेवी लाइन उस बॉन्ड को रिप्रेजेंट कर रही है जिसका कूपन रेट 3% है और जो कि 100 रुपीज की फेस वैल्यू के 30% डिस्काउंट पे ट्रेड कर रही है। तीनों बॉन्ड मैच्योरिटी के टाइम पर एक ही पॉइंट पे मिल रहे हैं, मतलब कि तीनों ही सेम फेस वैल्यू
अमाउंट पे करेंगे जो कि 100 रुपीज़ है। तो जैसे मैच्योरिटी डेट पास आती है तब बॉन्ड्स का प्राइस फेस वैल्यू जितना हो जाता है। आगे बढ़ने से पहले एक सवाल, क्या उन 100 रुपए की वैल्यू मैच्योरिटी के टाइम और इशू के टाइम पर सेम होगी? नहीं ना, जैसे जैसे टाइम आगे बढ़ता है 100 रुपए की वैल्यू गिरने लगेगी। आज 100 रुपए में आप 5 पेन्स खरीद सकते हैं, पर 20 साल बाद इन्हीं 100 रुपए से आप केवल 2 या 3 पेन ही खरीद पाएंगे। तो 5 पेन्स खरीदने के लिए आपको 250 से 300 रुपए चाहिए होंगे, क्योंकि 100 रुपए की वैल्यू कम हो चुकी होगी। ऐसा क्यों होता है? बिल्कुल इन्फ्लेशन की वजह से। लेकिन कितना इन्फ्लेशन कंसिडर किया जाए? इन्फ्लेशन के इम्पैक्ट को नापने का एक बढ़िया तरीका है रेपो रेट। तो एक साल बाद वो 5 पेन्स आपको कितना कॉस्ट करेंगे अगर रेपो रेट 4% पे हम मान लें? वो होगा 100 मल्टीप्लाइड बाय 1 प्लस 4%, मतलब कि 100 इंटू 1.04 विच इज इक्वल टू 104 रुपीज़। तो एक साल बाद 5 पेन्स खरीदने के लिए आपको 104 रुपये चाहिए होंगे। अब 2 साल बाद 5 पेन्स खरीदने के लिए आपको कितने पैसे चाहिए होंगे? आपको चाहिए होंगे 104 मल्टीप्लाइड बाय 1.04, मतलब कि 108.16 रुपीज़। अब आप कहेंगे कि अगर रेपो रेट दूसरे साल में 5% हो जाता है तो क्या करें? तो आप इसे ऐसे कैलकुलेट करेंगे, 104 मल्टीप्लाइड बाय 1.05 विच इज इक्वल टू 109.2 रुपीज़। अगर टेक्निकल टर्म्स में देखा जाए तो हम 100 रुपए की फ्यूचर वैल्यू को कैलकुलेट कर रहे हैं, जो कि 2 साल बाद 109.2 रुपीज़ होगी। तो ये फॉर्मूला निकल के आता है अगर हम ये माने कि आप हर साल पेन खरीदते हैं। फ्यूचर वैल्यू इज इक्वल टू प्रेजेंट वैल्यू मल्टीप्लाइड बाय 1 प्लस आर। यहाँ प्रेजेंट वैल्यू का मतलब है कि जो आप आज पैसे दे रहे हैं वो आपकी प्रेजेंट वैल्यू हो गई। आर है रेपो रेट। मुश्किल लग रहा है? हमारे पास आपके लिए ग्रो कैलकुलेटर भी है। आपका करंट कॉस्ट है प्रेजेंट वैल्यू, इन्फ्लेशन है आर, और अगर आपको सारे सालों का आर सेम रखना है तो टाइम पीरियड होगा 5। अगर आपको हर साल के लिए अलग आर लगाना है तो आपको हर साल के लिए अलग कैलकुलेशन करनी होगी। इसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। बस ये वैल्यूज उसमें डालिए और आपको फ्यूचर वैल्यू पता लग जाएगी। कूपन रेट के लिए भी सेम कॉन्सेप्ट यूज होगा, लेकिन उसमें एक छोटा सा फर्क है। बॉन्ड रिटर्न्स के लिए हमें फ्यूचर रिटर्न्स की प्रेजेंट वैल्यू जाननी है, जो कि हम आने वाले सालों में कमाएंगे। क्योंकि हम आज इन्वेस्ट कर रहे हैं तो हमें रिटर्न की वैल्यू आज के टाइम पर जाननी है, ना कि फ्यूचर के टाइम पे। इसका मतलब हम प्रेजेंट वैल्यू निकालने के लिए उसी फॉर्मूले को यूज करेंगे, फ्यूचर वैल्यू इज इक्वल टू प्रेजेंट वैल्यू मल्टीप्लाइड बाय 1 प्लस आर। अब 1 प्लस आर को दूसरी साइड पे लेके जाने पर हमें मिलेगा पीवी, दैट इज प्रेजेंट वैल्यू इक्वल टू फ्यूचर वैल्यू डिवाइडेड बाय 1 प्लस आर। यहाँ फ्यूचर वैल्यू आपके हर साल के कूपन रेट की फ्यूचर कैश इनफ्लो की वैल्यू है, पीवी आपके आज के टाइम की फ्यूचर कूपन रेट्स की वैल्यू है, और आर है रेपो रेट। क्योंकि आखिरकार आप 1000 रुपए आज इन्वेस्ट कर रहे हैं और आज के टाइम में उसका रिटर्न जानना चाहते हैं। आइए इसको एक इमेजिनरी बॉन्ड से समझें। आपने साल की शुरुआत में बॉन्ड खरीदा जिसकी फेस वैल्यू है 1000 रुपए। हर साल का कूपन रेट है 8% और ये 3 साल बाद मैच्योर होगा। तो साल के एंड में आपको मिलेंगे 8% ऑफ 1000 रुपीज विच इज इक्वल टू 80 रुपीज। अब हमें उन साल के एंड में मिलने वाला 80 रुपीज का वैल्यू पता करना है, उसको इन्फ्लेशन के साथ एडजस्ट करके। तो एक बात तो साफ है कि हर साल के एंड में आपको 80 रुपीज का फिक्स इंटरेस्ट मिलेगा, लेकिन आज उन 80 रुपीज की वैल्यू 1 साल, 2 साल या 3 सालों के बाद सेम नहीं रहेगी, है ना। इसका मतलब हमें हर साल मिलने वाला उस इंटरेस्ट का इन्फ्लेशन एडजस्टेड वैल्यू को कैलकुलेट करना होगा। इसको हम टेक्निकल टर्म्स में प्रेजेंट वैल्यू और फ्यूचर कैश फ्लो बोलते हैं। चलिए इसको एक एक्सेल शीट में समझते हैं। तो इंटरेस्ट की प्रेजेंट वैल्यू पहले साल के एंड में होगी 76.92 रुपीज। फिर अगले साल के एंड में आपको फिर से 80 रुपीज मिलेंगे जिसकी वैल्यू तब होगी 73.96 रुपीज। एंड ऐसे ही हम तीसरे साल के लिए भी सेम फॉर्मूला लगाएंगे। फिर हम सारे रिटर्न्स का टोटल करेंगे। टोटल है 222.01 रुपीज। तीसरे साल के एंड में मिलने वाले 1000 रुपीज की फेस वैल्यू पे इन्फ्लेशन निकालना मत भूल जाइएगा। तो उन 1000 रुपए की कीमत तीसरे साल के एंड में होगी 889 रुपीज। मतलब कि इस बॉन्ड से मिलने वाले सारे कैश की प्रेजेंट वैल्यू हुई 1111 रुपीज। तो आपका रिटर्न कितना हुआ? आज 1000 रुपए इन्वेस्ट करने पे आपको 1111 रुपीज मिले, जो कि 3 साल में हुए 11.1%, जिसका CAGR हुआ 3.57%। लेकिन
इस रिटर्न के साथ आता है टैक्स। डेट इंस्ट्रूमेंट्स का टैक्स इक्विटी इन्वेस्टमेंट से अलग होता है। लिस्टेड बॉन्ड्स जो आपके पास 12 महीनों से कम रहते हैं उनको एसटीसीजी की तरह ट्रीट किया जाता है और उन पे टैक्स स्लैब्स के अकॉर्डिंग टैक्स लगता है। लेकिन अगर वो आपके पास 12 महीनों से ज़्यादा रहते हैं तो उन पे 10% ऑफ एलटीसीजी चार्ज किया जाता है। यहाँ इंडेक्सेशन का कोई बेनिफिट नहीं मिलता है, मतलब कि गेन और रिटर्न को कैलकुलेट करते हुए आपके परचेज प्राइस को इन्फ्लेशन के साथ एडजस्ट नहीं किया जाता है। अनलिस्टेड बॉन्ड्स के केस में अगर वो आपके पास 36 मंथ से कम रखे हुए हैं तो एसटीसीजी टैक्स स्लैब के हिसाब से लगता है, और अगर 36 मंथ से ज्यादा हैं तो 20% ऑफ एलटीसीजी चार्ज किया जाता है। लेकिन बाकी इन्वेस्टमेंट ऑप्शंस जैसे कि एफडी और डेट म्यूचुअल फंड्स के कंपैरिजन में ये रिटर्न्स कैसे होते हैं? मान लीजिए आपको 1 लाख रुपए इन्वेस्ट करने हैं, आप या तो इनको बॉन्ड में, एफडी में या फिर डेट म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट कर सकते हैं। चलिए पोस्ट टैक्स रिटर्न को कैलकुलेट करते हैं, लेकिन उससे पहले कुछ अजम्पशंस देख लेते हैं। तो बॉन्ड्स में जैसे कि आप देख सकते हैं ये लो रिस्क हैं। हमने गवर्नमेंट बॉन्ड को कंसिडर किया है और हम इसको होल्ड करेंगे 5 से 10 साल के लिए, और ये टैक्स फ्री बॉन्ड है। इसको बेचा और खरीदा जाएगा फेस वैल्यू पे। अब बात करते हैं एफडी की। एफडी लो रिस्क है, गवर्नमेंट बैंक में कराई गई है और इसको हम होल्ड कर रहे हैं 5 से 10 साल के लिए। इस पे टैक्स नहीं लगेगा क्योंकि इस पे इंटरेस्ट है 40,000 रुपए से कम का, और इस पे कंपाउंड इंटरेस्ट लगेगा। अब बात करते हैं डेट फंड की। डेट फंड लो टू मॉडरेट रिस्क है, बैंक या पीएसयू फंड में कराया गया है। इसको भी हम 5 से 10 साल के लिए होल्ड करेंगे। इसमें एलटीसीजी लगेगा 20% का विदाउट इंडेक्सेशन, और ये ग्रोथ फंड में है। इन असम्पशंस के आधार पे रिटर्न्स होंगे। सबसे पहले है नेशनल हाउसिंग बैंक बॉन्ड, जिसका के इंटरेस्ट है या जिसको हम रिटर्न कह सकते हैं 9.1% का कूपन रेट। इसमें इंटरेस्ट बनता है 9100 रुपीज का, इस पे टैक्स नहीं लगेगा और इफेक्टिव रिटर्न इसी वजह से 9100 रुपीज ही रहेगा। अब बात करते हैं फिक्स डिपॉजिट की, जो कि हमने यहाँ पे कंसिडर किया है एसबीआई में। इसमें रिटर्न होगा 6.25% CAGR का, इंटरेस्ट आएगा 6,250 रुपीज पे और इस पे भी टैक्स नहीं होगा, तो ये आपका इफेक्टिव रिटर्न बन जाएगा 6,250 रुपीज। अब लास्ट में हम बात करते हैं IDFC बैंकिंग एंड PSU डेट फंड की, जो कि ग्रोथ प्लान है। इस पे रिटर्न आ रहा है 7.58% CAGR का और इसमें इंटरेस्ट बन रहा है 7,580 रुपीज। इस पे लगेगा 20% LTCG और आपका इफेक्टिव रिटर्न बन जाएगा 6,064 रुपीज। जैसा कि आप देख सकते हैं कि टैक्स फ्री बॉन्ड पे रिटर्न सबसे ज्यादा है एफडी और डेट म्यूचुअल फंड के कंपैरिजन में। अगर आप लोअर कूपन रेट बॉन्ड को ले लेते हैं, मान लीजिए IRFC बॉन्ड जिसका कूपन रेट है 7.58%, तब भी बॉन्ड आपको एफडी या डेट फंड के कंपैरिजन में ज्यादा रिटर्न्स देगा। आपने बॉन्ड्स में इन्वेस्ट करने के बारे में आज बहुत कुछ सीख लिया है, लेकिन शुरू कहाँ से करें? इंडिया की बॉन्ड मार्केट इक्विटी मार्केट के कंपैरिजन में बहुत छोटी है। बाकी डेवलप कंट्रीज जैसे कि USA और चाइना की इक्विटी और बॉन्ड मार्केट का साइज सेम है या बॉन्ड मार्केट का साइज बड़ा है। ऐसा क्यों? इंडिया में हमारे पास बहुत सारे बॉन्ड्स हैं, लेकिन सारे स्टॉक एक्सचेंज पे लिस्टेड नहीं है। काफी सारे OTC यानी कि ओवर द काउंटर मार्केट में बेचे जाते हैं, जो कि एक्सचेंज के बाहर होती है। इस वजह से रिटेल इन्वेस्टर्स के लिए उनको ढूंढना और उनमें इन्वेस्ट करना मुश्किल हो जाता है। लेकिन और नहीं, अब ऐसे बहुत सारे खिलाड़ी हैं जैसे कि गोल्डन पाई, ICICI डायरेक्ट, द फिक्स्ड इनकम, विंट वेल्थ और RBI जो डायरेक्टली बॉन्ड्स को खरीदते और बेचते हैं। ये बस कुछ इंटरमीडियरीज होते हैं जो रिटेल इन्वेस्टर्स को बॉन्ड्स में इन्वेस्ट करने के लिए एक प्लेटफॉर्म देते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे RBI रिटेल डायरेक्ट सारे स्टेट और सेंट्रल गवर्नमेंट बॉन्ड्स को लिस्ट करती है। जो बॉन्ड्स वो ऑफर करते हैं आप उनके बारे में जानकारी ले सकते हैं। एक्सप्लोर करते टाइम आपको कुछ टर्म्स जैसे कि NCDs और जीरो कूपन बॉन्ड्स दिखेंगे। NCDs होते हैं नॉन कन्वर्टेबल डिबेंचर्स। ये डेट इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं बॉन्ड्स की तरह, लेकिन अनसिक्योर्ड भी हो सकते हैं। यहाँ नॉन कन्वर्टेबल का मतलब है कि मैच्योरिटी के टाइम पे ये डिबेंचर्स इक्विटी में कन्वर्ट नहीं होंगे। और जीरो कूपन बॉन्ड्स वो होते हैं जिसपे आपको कोई कूपन रेट नहीं मिलता। वो फेस वैल्यू से कम के प्राइस पे इशू होते हैं और फेस वैल्यू पे ही रिडीम होते हैं। तो इशू प्राइस और रिडेम्पशन प्राइस के बीच का जो डिफरेंस होता है वो आपका रिटर्न होता है।
अब आप बॉन्ड्स की दुनिया में अपना पहला कदम रखने के लिए पूरी तरह तैयार हैं। बस बॉन्ड्स में इन्वेस्ट करते टाइम सावधानी रखें और सारी इन्फॉर्मेशन को ध्यान से पढ़ें। हो सकता है कि हाई कूपन रेट्स वाले बॉन्ड सिक्योर्ड ना हो और उन पे टैक्स भी लग सकता है। इसके बारे में और पढ़ते रहिए और आप भी बॉन्ड मार्केट के जेम्स बॉन्ड बन सकते हैं। उम्मीद करते हैं आज का ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर आपको आगे भी ऐसा और कंटेंट देखना है तो ग्रो के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। बाय बाय। Investment in securities market are subject to market risks. Read all the related documents carefully before investing. Please read the risk disclosure documents carefully before investing in equity shares, derivatives, mutual fund, and or other instruments traded on the stock exchanges.